हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फिजिक्स में। आज हम टॉपिक करेंगे गतिमान आवेश पर बल से विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की व्याख्या। यानी जो गतिमान आवेश जो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर लगने वाले चुंबकीय बल को आधार मानकर हम विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजिली मैं आपको बताऊंगी, आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। और इसको अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो को देखें। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पर क्या है कि ये कागज़ के तल के समांतर चुंबकीय क्षेत्र है बी। इसमें किसी कोण थीटा पर ये मान लीजिए एक चालक रखा है, एक चालक छड़ है, और ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाएगी, ये यहाँ पर बनाएगी थीटा कोण। ये थीटा कोण बनाते हुए एक चालक छड़ रखी हुई है जिसकी लंबाई L है, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इसमें विद्युत धारा I इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इस पर क्या होगा, एक चुंबकीय बल लगेगा F, जिसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये धारा की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बल जो है दोनों के लंबवत होगा, धारा के लंबवत भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी होगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये टॉपिक दो तरीके से बताऊंगी, एक वेक्टर फॉर्म में और एक सिंपल फॉर्म में। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जो अभी आपको ईजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। तो जो जनरल मतलब अदिश राशि लेकर हम इसको करेंगे। तो हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने अनुगमन वेग और धारा में संबंध निकाला था, तो उसका हम यूज़ यहाँ पर करेंगे। पहले हम लिखते हैं कि माना L लंबाई तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A वाली चालक छड़ चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखी है। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक धातु जो होती है चालक होती है, और उसमें जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ उन्हीं को मुख्य आवेश वाहक मानकर ये करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान ली कितनी है, स्मॉल n। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो हम जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो, जब आवेश वाहक गति करते हैं तो एक अनुगमन वेग से गति करते हैं, तो वो अनुगमन वेग हमने मान लिया vd, जिसको अपवाह वेग भी कहते हैं, vd है। तब क्या होगा कि जो धारा है I और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है n e a vd, जहाँ a चालक का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, और vd अनुगमन वेग। अब अगर हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पे e ही लेंगे, और अगर कोई और आवेश वाहक है, यानी हम सिंपल आवेश वाहक कोई ले रहे हैं जिसका आवेश कितना है q, तो फिर हम e के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, स्थान पर q ले लेंगे। अगर हम q आवेश लेकर अगर हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में I इक्वल्स हो जाएगा n q a v d। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
आप अगर आपको क्यू आवेश से करवाया जाता है या आप करना चाहते हैं तो केवल ई की जगह क्यू आ जाएगा, कोई उसमें कोई चेंज और बाकी नहीं होगा। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं, हम बात करते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र बी में, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई आवेश q v वेग से थीटा कोण पर, थीटा दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण की दिशा में गति करता है, तो उसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगता है, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्यू की जगह ई आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहा है, वी डी वेग से, तो ई वी डी बी साइन थीटा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, ई वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, ये हम टॉपिक पहले कर चुके हैं। तो हम लेंगे चालक में एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, ई वी डी बी साइन थीटा। यहाँ हम लिख देंगे, चूंकि F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। इस वाले फॉर्मूले से हमने ये लिया है। अब ये बात हो, ये कहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन टोटल हैं कितने, अब देखिए हमने जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ली है वो है n। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और टोटल आयतन इसका कितना होगा, टोटल आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा लंबाई यानी Al। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने n ली, टोटल आयतन है इसका Al, तो Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaL। ठीक है, यानी चालक पर जितने भी चालक में इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, उन सभी पर कुल वो सब, उन सभी की संख्या कितनी हो जाएगी, NaL। ओके, तो हम यहाँ पर, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर है, तो अतः टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कुल आयतन Al में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, NaL पर चुंबकीय बल इक्वल्स टू, अब एक पर इतना है तो NaL पर कितना होगा, NaL इंटू ई वी डी बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास इस चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी पर कुल लगने वाला चुंबकीय बल आ गया। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन है, पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन है, तो ये बल भी क्या होगा, पूरे चालक पर लगने वाला बल होगा। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करें, इस बल F से, यानी F इक्वल्स टू हो गया, इसको हम थोड़ा मैनेज करके लिखेंगे, N E A V D L B साइन थीटा। तो हमने इसको जगह चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर NeAVD ये क्या है, ये टोटल धारा है। इक्वेशन फर्स्ट से हम देख रहे हैं ये टोटल धारा है, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा, इसकी जगह हम रख देंगे यहाँ पर ये जो NeAVD है, इसकी जगह हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से I। तो हमारा कितना हुआ, ILB साइन थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा, L क्या है, चालक की लंबाई, B चुंबकीय क्षेत्र, थीटा जिस कोण पर चालक रखा हुआ है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर रखे धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल F इक्वल्स हो जाएगा ILB साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण थीटा पर रखे धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारा सिंपल तरीके से निकल आया इसमें चुंबकीय बल। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे होंगे, कि यहाँ तक तो हमारा ये एज इट इज़ रहेगा, BD है।
अब यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी क्या है कि ये सदिश राशि होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो चुंबकीय बल है यहाँ पर ये हो जाएगा ई बी डी बी साइन थीटा। यहाँ तक आपका ये जोगा तो रहना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जोगा। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ या वेक्टर फॉर्म में, यानी सदिश रूप में। अगर आपको ये टॉपिक आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया, इससे करना चाहें तो इससे कर लीजिए, और वेक्टर रूप में करना चाहें तो आप अब ये जो मैं बता रही हूँ इस तरीके से कीजिए। वेक्टर रूप में करने के लिए हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट तक एज इट इज रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट यानी I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल हम निकालेंगे। चालक में एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये जो हमारा ई वी डी बी साइन थीटा था, इसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ई तो अदिश राशि है, वेग सदिश होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश, तो ये हो जाएगा वी डी क्रॉस बी। वी डी बी साइन थीटा को हमने लिख दिया वी डी क्रॉस बी, दोनों वेक्टर हैं। तो अब कुल आयतन ए एल में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं एन ए एल पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो ये हो जाएगा एन ए एल इंटू ई वी डी क्रॉस बी। अब यहाँ पर n और a तो अदिश राशि है और e भी अदिश राशि है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और हम इसको लिखेंगे l इंटू एन ई ए वी डी क्रॉस बी। इन राशियों को n a और e को हमने वी डी के साथ ले लिया, ये क्योंकि अदिश है इसे अंदर ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ l एन ई ए वी डी, ये हमारा वही इक्वेशन फर्स्ट से ये बन जाएगा I, तो L इंटू I क्रॉस B। अब हम क्या करेंगे, इस L को I के साथ हमने लिया L I क्रॉस B। अब यहाँ पर इसके जो I का जो वेक्टर है यानी एक यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है, उसकी गुणा हम I से हटाकर L पर कर देंगे तो ये L वेक्टर बन जाएगा और I जो है वो अब अदिश हो जाएगा, है ना। क्योंकि किसी भी सदिश को जब हम लिखते हैं, आप ये समझ लीजिए हमारे पास मान लीजिए कोई वेक्टर है R और जिसका परिमाण है R, यानी जिसकी वैल्यू कितनी है R, तो इसको हम इसकी R की दिशा में अगर कोई यूनिट वेक्टर R कैप ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं वेक्टर R इक्वल्स टू R इंटू R कैप। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है, इसमें वेक्टर I को हम लिख सकते हैं I इंटू I की दिशा में यूनिट वेक्टर में यहाँ पर मान लीजिए A ले लेते हैं, तो इस यूनिट वेक्टर की गुणा हमने I को छोड़कर जब हमने किया था I इंटू L, तो इस यूनिट वेक्टर की गुणा I को छोड़कर L के साथ कर दी, यानी L इंटू यूनिट वेक्टर A इंटू, अब इसकी ये क्या रह गया, केवल परिमाण रह गया I, और ये जो L है इस A के साथ मिलकर ये बन गया वेक्टर, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर किया, तो ये हो गया I वेक्टर L क्रॉस B, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये किस में आया, हमारा ये हमारा आ गया चुंबकीय बल वेक्टर फॉर्म में I L क्रॉस B।
आप इसको ओपन करेंगे अगर इनके बीच में, क्योंकि हमने यहाँ एल के साथ क्यों लिया है, एल के साथ इसलिए लिया क्योंकि हमने अपने टॉपिक में कहा है कि जो छड़ है, लंबाई की जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रही है। तो दिशा कौन निर्धारित कर रहा है, छड़ की लंबाई, तो हमने इसके वेक्टर एल पे लिया है। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म है। अगर हम इसको खोलेंगे थीटा कोण के साथ तो देखिए यही आएगा आई एल बी साइन थीटा, जो कि हमारा सिंपल फॉर्म वाला है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक है गतिमान आवेश पर बल से विद्युत धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। हमने गतिमान आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जो गतिमान है उस पर लगने वाला ये बल लिया है, और इस बल की सहायता से हमने एल लंबाई के चालक पर कितना चुंबकीय बल निकलेगा हमने उसको कैलकुलेट किया है। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इस टॉपिक का यूज़ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जो कि है एक समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों पर लगने वाला चुंबकीय बल, जहाँ से हम एम्पियर की परिभाषा व्युत्पन्न करेंगे। इस टॉपिक के आधार पर अब हम करते हैं दो समांतर विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल और एम्पियर की परिभाषा हम इससे निकालेंगे। ये अच्छा टॉपिक है, पूछ लिया जाता है। तो इसमें हमारे पास ये दो तार हैं जो अनंत लंबाई के हैं और एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हुए हैं। ये तार मान लीजिए ए है और ये तार बी है। तो यहाँ पर तार ए में धारा I1 है और तार बी में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना चित्रानुसार दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार परस्पर स्मॉल b दूरी पर रखे हैं। ठीक है, अब हमने ये चित्र में दिखा दिया है कि इसमें धारा I1 है और इसमें I2 है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इस चालक में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और हमें पता है कि धारावाही चालक जब होता है तो उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये होता है तार ए के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम मान लेते हैं इसको बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र है बी ए और ये कितना होगा, ये होगा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई डी। अब इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई डी। ये हमने पढ़ा है टॉपिक इसी चैप्टर में। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है डी दूरी पर B इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई डी। तो इस सूत्र से हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ये तार ए के कारण है डी दूरी पर, जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। इसकी दिशा हम किससे निकालेंगे, इसकी दिशा हम निकालेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, जिसमें अंगूठा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है और उंगलियां हम उस बिंदु की ओर करते हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो अब यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या है कि इस तार ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी ए उत्पन्न हुआ और इस चुंबकीय क्षेत्र बी ए में एक दूसरा तार रखा है बी, जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो अभी अभी हमने एक टॉपिक किया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो अब तार ए के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा धारावाही चालक बी पर एक चुंबकीय बल लगेगा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एफ बी ए से। एफ बी ए का मतलब एफ बल है, किस पर, बी पर है, किसके कारण है, ए के कारण है।
तो एफ बी ए का मतलब तार बी पर तार ए के कारण लगने वाला चुंबकीय बल। और जो अभी हमने किया है उस टॉपिक से हमारे पास आ जाएगा तार ए के कारण तार बी की एल लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, एफ बी ए इक्वल्स टू, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इस चालक की हम बात कर रहे हैं जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2, क्योंकि हमारा जो बल का सूत्र है वो क्या है, ILB साइन थीटा। तो L लंबाई के चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हम, ये तार अनंत लंबाई का है तो हम अनंत पे नहीं निकालेंगे, हमने इसका पार्ट ले लिया, पोर्शन ले लिया L लंबाई का, इस पर हम चुंबकीय बल निकालेंगे। तो तार A के कारण तार B की L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ बी ए इक्वल टू I2, क्योंकि इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है, I की जगह आ जाएगा I2, कितनी लंबाई पर, L पर, कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, बी ए चुंबकीय क्षेत्र में, बी ए चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा है। और हम देख रहे हैं कि ये थीटा यहाँ पर कितना है, 90 लंबवत रखा है। तो ILBA साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एफ बी ए इक्वल्स टू I2L बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बी ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो एफ बी ए इक्वल्स टू I2L, और बी ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, M0 I1 अपॉन 2πd। इसको थोड़ा एडजस्ट करके हम लिखते हैं, तो एफ बी ए इक्वल्स टू आएगा μ0 I1 I2L अपॉन 2πd। कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा इसकी जगह चेंज कर दी है, μ0 I1 I2L अपॉन 2πd, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई, मान लीजिए फर्स्ट। ये तो रहा तार ए के कारण तार बी पर बल। अब हम निकालते हैं, क्योंकि तार बी में भी धारा प्रवाहित हो रही है तो तार बी के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब तार बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए बी, कैपिटल बी, बी है। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर धारा हमारी इस तरफ जा रही है, यहाँ हम दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकालेंगे, तो बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो आ जाएगी हमारे कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है, बी तार के कारण, ठीक। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये धारा हो गई है। अब हम लगाएंगे, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है, दूसरे तार के कारण, तार बी के कारण। अब उल्टा हो जाएगा, तार बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी स्मॉल बी में एक दूसरा तार रखा है, यानी तार ए रखा हुआ है जिसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है। तो ये भी, इस पर भी क्या होगा, एक चुंबकीय बल लगेगा, जैसे एफ बी ए लगा है ऐसे इस पर लगेगा एफ ए बी। अब इसमें हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जब हम निकालेंगे तो चुंबकीय बल की दिशा जो होगी वो आएगी इस तरफ, ये आ जाएगी इस तरह से, धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। इसको हम लिखेंगे एफ ए बी, और इसकी वैल्यू भी आप अगर इसमें इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगी। देखिए कैसे आएगी सेम, तार बी के कारण डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी स्मॉल बी से, और ये कितना हो जाएगा μ0, और इसमें धारा कितनी है I2 अपॉन 2πd। अब इस चुंबकीय क्षेत्र बी बी में तार ए रखा है जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल तब
तार ए की L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब ये बल किस पर लग रहा है? ये बल लग रहा है ए पर। किसके कारण लग रहा है? बी के कारण। तो हम इसको लिखेंगे FAB इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला ILB साइन थीटा से। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I1। लंबाई हमने L ली, कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है? B स्मॉल b। B स्मॉल b की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा FAB इक्वल्स टू I1L, B स्मॉल b की वैल्यू μ0 I2 अपॉन 2πd, और इसको एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा μ0 I1 I2L अपॉन 2πd। ये इक्वेशन हमने ले ली सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। फर्स्ट भी सेम है, FBA इक्वल्स टू μ0 I1 I2L अपॉन 2πd, और सेकंड भी सेम है, FAB इक्वल्स टू μ0 I1 I2L अपॉन 2πd। लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों की विपरीत है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। FBA इस दिशा में लग रहा है और FAB इस दिशा में लग रहा है। इसका मतलब हमारे पास FBA FAB इनके परिमाण तो बराबर हैं लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, यानी वेक्टर FBA इक्वल्स टू माइनस वेक्टर FAB, दिशा इसकी विपरीत है। ये बल कितनी लंबाई पर लिए हमने? L लंबाई पर लिए हैं दोनों ही तारों में, लेकिन हमारे जो तार हैं वो अनंत लंबाई के हैं, तो हम अनंत लंबाई को तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो L भी हमारा चेंज हो सकता है कुछ भी। तो हम इसको जनरल बनाने के लिए हम एकांक लंबाई पर ये चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे। ये L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल है, तो हम निकालेंगे एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशन से आप ले लें, L लंबाई पर तो लग रहा है FBA, तो एकांक लंबाई पर कितना लगेगा? देखिए यहाँ से ले लेते हैं, L लंबाई पर लगने वाला बल FBA या FAB कोई सा भी, तो एकांक लंबाई पर कितना लगेगा? FBA अपॉन L, डिवाइड हो जाएगा, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F जो होगा वो FBA अपॉन L हो जाएगा। तो FBA की वैल्यू ले लीजिए यहाँ से, μ0 I1 I2L अपॉन 2πd, और L से इसको हमने डिवाइड कर दिया, L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल आ जाएगा μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। ये हमारा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। अब इस एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल से हम धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है, एम्पियर की परिभाषा को डिफाइन करेंगे। इसमें डिफाइन करने के लिए हम इसको मान लेते हैं, इक्वेशन ये हमारी थर्ड हो गई है मान लीजिए, तो हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में अगर हम पहली तार में धारा और दूसरी तार में धारा दोनों 1 एम्पियर लें, 1 एम्पियर की धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रही है दोनों में, और इनके बीच की जो डिस्टेंस d है वो मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है। तो F इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? इक्वेशन थर्ड से, ये इक्वेशन थर्ड है हमारी, तो F इक्वल्स टू μ0 I1 भी 1 है, I2 भी 1 है, और 2π इंटू d भी 1 है, तो F इक्वल्स टू क्या बचा? μ0 अपॉन 2π, और इसकी जो वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7, तो F किसके बराबर हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻7। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बनेगी?
देखिए जब धारा 1 एम्पियर थी तो एकांक दूरी पर रखे अनंत लंबाई के चालक तारों में प्रति एकांक, ये एफ कौन सा है, ये प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। तो प्रति एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल कितना लगा, 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, इसमें प्रति मीटर और मैं लगा रही हूँ क्योंकि हम ये एफ जो है वो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, अर्थात 1 एम्पियर धारा क्या होगी, 1 एम्पियर धारा वो धारा होगी यदि एकांक दूरी पर रखे अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो तो चालकों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। क्योंकि 1 एम्पियर धारा 1 एम्पियर धारा दोनों में होगी तो प्रति एकांक लंबाई पर बल लगेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अब हम इसको उल्टा लेके चलेंगे कि यदि एकांक दूरी पर रखे या 1 मीटर दूरी पर रखे 2 अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यदि एकांक दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो तारों या चालकों, कुछ भी ले सकते, चालकों लिख दीजिए, में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन होगा वो आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और इससे 1 एम्पियर की परिभाषा व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आज मैं आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर हमने चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की है, तो चुंबकीय बल की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।